Hello children, welcome to Rajeshwari Chavan classes. Today we will continue history of standard 7th. We will continue fourth lesson of history, that is Maharashtra before the time of Shivaji Maharaj. So before Shivaji Maharaj का जो इतिहास है, महाराष्ट्र का इतिहास है, वो हम आज इस लेसन में देखेंगे. हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी महाराज. At the beginning of 17th century CE, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. The Mughals had entered Khandesh. So where they entered? In Khandesh. ये खानदेश कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही खानदेश situated है. Their objective was to expand their power in the south. तो महाराष्ट्र के साउथ पार्ट में उन्हें क्या करना था? दे वांटेड टू एक्सपांड, उन्हें बढ़ाना था, अपना जो भी पावर है उसे साउथ में बड़ा करना था, आगे लेकर जाना था. देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्दी पीपल. तो कौन से पीपल रहते थे वहाँ पर? जो सिद्दी था, हाँ, सिद्दी जौहर, उसके जो पीपल थे वो वहाँ पर रहते थे. हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका along a coastline of कोंकण. तो कहाँ से आए हुए हैं? दे केम फ्रॉम अफ्रीका एंड कोस्टलाइन ऑफ कोंकण, मतलब जो कोंकण है महाराष्ट्र के जो बाउंड्री पर आप देखोगे कोंकण सिचुएटेड है, तो वहाँ के कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के जो किनारे होते हैं, सी बॉर्डर होते हैं, सी लाइन्स होते हैं, तो वहाँ पर उसे कहते हैं कोस्ट लाइन. तो वहाँ पर ये रहते थे. The competitions and the conflict among the Portuguese, the British, the French and the Dutch who had come from Europe was getting intense during this period. तो क्या हो रहा था? जो यूरोप से आए हुए हैं, कौन आए हैं? पुर्तगीज है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है. तो ये सब जैसे मुगल्स आए थे इसी तरह से ये भी आए हुए हैं, बाहर के देशों से अपने इंडिया में आए थे. और उन सब में क्या हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा उन लोगों में अभी झगड़े चालू थे. सो द वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो आपस में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे. देयर वॉज अ स्टीफ कॉम्पिटिशन अमंग्स देम टू कैप्चर द मार्केट फॉर ट्रेड. तो उनमें क्यों झगड़े हो रहे थे? बिकॉज महाराष्ट्र मेन जो मार्केट का ट्रेड सेंटर है, यहाँ ये सब उनको अपने अंडर करना था, अपने अंडर कैप्चर लेना था. मतलब सबको कैसा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा खुद का राज चलना चाहिए. दे वांटेड टू डोमिनेट महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के ऊपर उनको अपना खुद का वर्चस्व लाना था. The Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. तो पोर्तुगीज जो है ऑलरेडी उन्होंने अपना एक ऑलरेडी क्या कर दिया था? अपना एक रूल एस्टेब्लिश कर दिया था, अपना रूल वहाँ पर वो लोग ने चालू कर दिया था. वेयर इट इज़? गोवा एंड वसई. तो प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड्स, क्योंकि वेस्टर्न लाइन कोस्ट, वेस्टर्न का जो कोस्ट लाइन है, तो उसमें कहाँ पर किया था? ये आंसर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो यू कैन आंसर दिस गोवा एंड वसई. और अगर पोर्तुगीज ऐसे आएगा, द डैश हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश द रूल्स इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, तो यू कैन आंसर पोर्तुगीज. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. तो अभी देखो जो डच और फ्रेंच है इन्होंने क्या किया? अपने फैक्ट्री स्टार्ट करके धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं. ऑल दिस पावर्स एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स, केप्ट देमसेल्फ सेफ एंड ट्राइड टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल. तो लोग क्या कर रहे हैं? अपना जो पावर है उसे दिखाकर, अपने आप को सेफ रखकर तो ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जो पार्ट है, महाराष्ट्र का जो पार्ट है, उसको अपने अंडर ले, अपने कंट्रोल में ले, मतलब अपना खुद का वो वहाँ पर पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे. दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र.
और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, तो इनके जो आपस में झगड़े चल रहे थे, बिकॉज सबको अपना अपना पावर एस्टेब्लिश करना था ना, तो इस वजह से इनके जो आपस में झगड़े चल रहे हैं, इसके लिए महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र के जो पीपल थे उनमें क्या हो रहा था, इंस्टेबिलिटी थी और इनसिक्योरिटी, मतलब लोगों को सिक्योरिटी नहीं थी, उन्हें डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं से अटैक कर सकता है। मतलब आपस में इनके झगड़े की वजह से महाराष्ट्र के लोग जो थे बहुत ही तकलीफ में थे। These different people from Europe were called Topkar on the basis of their customary headgear। तो वो जो सर के ऊपर जो टोपी पहनते थे, इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं, टोपकर कहते हैं। बिकॉज उनका जो कस्टम था वो अपने सर के ऊपर एक पगड़ी नहीं थी, एक टोपी पहनते थे। आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, जब भी ब्रिटिश लोगों को दिखाते हैं तो उनके सर के ऊपर एक कैप होती है, हैट होता है एक्चुअली वो। तो इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विद द विलेज मौजा। तो विलेज को क्या कहते हैं, मौजा, कस्बा एंड परगाना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड, as also of the officers that form a link between the rulers and their subjects, and also the markets and the craftsmen. Pargana was made up of many villages। तो बहुत सारे villages, the many villages come together, so उसे क्या कहते हैं, that is called as परगाना। तो परगाना का आपको अगर explanation लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखना है, परगाना means many villages come together। Generally the headquarter of a pargana was called कस्बा। तो परगाना का जो हेडक्वार्टर है उसे क्या कहेंगे, कस्बा। तो इसे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैं थोड़ा डार्क लाइन कर देती हूँ, आप इसे भी अंडरलाइन कर लो। और विलेज स्मॉलर देन द कस्बा was called मौजा। तो कस्बा से जो स्मॉलर है दैट इज कॉल्ड एज मौजा। Let us get acquainted in brief with village, कस्बा and परगाना respectively। तो अभी यहाँ पर हमें नीचे दिया है कि ये जो विलेज है, परगाना है, मौजा है, तो ये सब का मतलब एक्चुअल में क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये हमें डिटेल में नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया है, दैट इज विलेज। विलेज मीन्स मौजा। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेज। तो बहुत सारे लोग, अभी गांव में भी आप देखोगे तो पीपल कहाँ रहते हैं, दे लिव इन विलेजेस, क्योंकि सिटीज कम रहते हैं और महाराष्ट्र में बहुत सारे विलेजेस हैं, बिकॉज महाराष्ट्र इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चरल स्टेट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। और विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल। तो महाराष्ट्र में जो चीफ होते हैं विलेज की, मतलब जो विलेज है उसका जो हेड है उसे क्या कहते हैं, पाटिल कहते हैं। ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया फार्मर होते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, लैंड कल्टीवेट करते हैं, मतलब वहाँ पर खेती करते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, कल्टीवेशन। तो पाटिल क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लैंड प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पर खेती का काम हो सके। When there was any disputes in the village, dispute मतलब क्या है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना लोगों के बीच में, उसे क्या कहना है, डिस्प्यूट। तो वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, छोटा मोटा आपस में झगड़ा हो जाता है गांव के लोगों में, तो वो सब सॉल्व कौन करता है, वो सॉल्व करने का काम होता है पाटिल का। तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे या फिर केस करने के बाद कोर्ट में जाओ, या इसे कुछ भी नहीं होता है। गाँव में क्या होता है, पाटिल जो होते हैं वही पूरा ये सब संभालते हैं, और गांव का सब जो भी क्लाइमेट है वहाँ के लोगों को शांति से रहने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। सो द पाटिल रिसॉल्व्ड इट एंड मेड पीस। कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन दिस हिज वर्क। तो पाटिल का जो वर्क है रिसॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, उसमें कौन हेल्प करता है, कुलकर्णी। The Kulkarni kept the records of the revenue that was collected। तो जो फार्मर्स लैंड कल्टीवेट करते हैं तो तब क्या होता है, तो फार्मर को लैंड देने के बाद फिर उनसे रेवेन्यू लिया जाता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है,
जितना भी लैंड दिया है उसके वजह से हम घर किसी का भाड़े से लेते हैं या भाड़े पे रहते हैं तो भाड़ा तो भरना पड़ता है ना, वी हैव टू पे रेंट। ऐसे ही यहाँ पर क्या देना पड़ता है, रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड। तो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसका रिकॉर्ड रखने का काम कौन कर रहा है, कुलकर्णी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव देयर वर द वेरियस आर्टिजन्स इन द विलेज। तो बहुत सारे आर्टिजन मतलब काम करने वाले, दूसरा डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं, जैसे क्राफ्टमैन होते हैं और कोई पॉटर होता है, बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे काम किए जाते हैं। दे हैड हेरिडेटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है, जैसे उनके फादर काम कर रहे थे पॉटरी का, मतलब पॉट बनाते थे, तो उनका बेटे ने भी वही सीख लिया है, वो भी पॉट्स बना के गाँव में सेल कर रहे हैं। फिर उनका बेटा है वो भी अभी पॉट्स ही बना रहा है, मतलब ये एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन के साथ चलता है। दैट इज कॉल्ड एज हेरिडेटरी, मतलब उसे ही हम हेरिडेटरी कहते हैं। सो द पीजेंट्स गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू द आर्टिजन्स फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्स टू द विलेज कम्युनिटी। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूता। तो जो शेयर देते हैं, जितना उन समझो उन्होंने 100 किलो का अनाज उगाया है, तो उसमें से 10 किलो उठाकर या 100 किलो में से 10 किलो उन्होंने किसे दे दिया है, विलेज कम्युनिटी को दिया है, तो उसे क्या कहेंगे हम, बलूता दिया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बलूता। नाउ नेक्स्ट वी हैव कस्बा। तो कस्बा मतलब क्या है, कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। तो जो बिग विलेज है इसे हम कहेंगे कस्बा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो, एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है। कभी कभी जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं वर्कबुक में, या टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन नहीं है वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, तो फिर और ये स्मॉल आंसर्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप लोगों को इसे अंडरलाइन करके रखना है। इट वॉज यूजुअली द हेड क्वार्टर्स ऑफ परगाना। तो परगाना का हेड क्वार्टर क्या है, मतलब मेन सेंटर क्या है, कस्बा। एग्जाम्पल, इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगाना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगाना वर द हेड क्वार्टर ऑफ दोज परगानाज। तो उसके क्या है वो, वाई कस्बा क्या है, उसका हेड है, ठीक है, हेड क्वार्टर है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। अभी उनका सबका ऑक्यूपेशन मेन क्या है, एग्रीकल्चर। मतलब सेम, कल्टीवेशन मतलब क्या है, लैंड कल्टीवेट करना, मतलब एग्रीकल्चर करना ही होता है। सो एग्रीकल्चर ये कस्बा के पीपल का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है, उनका मेन काम है, रोजगार है। जैसे आपके फादर भी काम करते हैं या आपकी मदर काम करती है कोई ना कोई, क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उससे हमारा घर चलता है। तो ऐसे ही इनका काम क्या है, एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग करना। तो आप फार्मिंग लिख लो यहाँ पर। देयर वर स्किल्ड आर्टिजन्स लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ मतलब क्या होता है, ब्लैकस्मिथ होते हैं जो लोहार का काम करते हैं, लोखंड के चीज़ों को बनाते हैं, एक्सेट्रा इन अ कस्बा। देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट को मराठी में कहते हैं पेट, एडसेंट टू अ कस्बा। तो कस्बा को लगकर, जो मतलब सपोज ये कस्बा है तो ये कस्बा है, तो कस्बा से लगकर ही जो मार्केट होता है उसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट मार्केट। दैट इज एडजेसेंट टू अ कस्बा। द शेठे एंड द महाजन्स वर द वतनदार्स ऑफ द पेट। और ये पेट चलाने का काम कौन कर रहा है, शेठे एंड महाजन। ठीक है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लो। द एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट। तो हर एक विलेज का पेट नहीं होता है, मतलब उसका मार्केट नहीं होता है। तो सपोज एक गांव में मार्केट नहीं है, तो वहाँ के लोगों को दूसरे गांव में जाकर जो भी वीकली मार्केट है या 15 डे का मार्केट होता है, तो फोर्टनाइट मार्केट, तो ऐसे जाकर उनको वहाँ से पूरे हफ्ते का सामान एक साथ में लेकर आना पड़ता है। लाइक भाजी है, सब्जी है, या मसाले है, चावल लाना है, जो भी चीज़ें घर के लिए लगती है एक बार जाकर ही लाना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे वीकली मार्केट्स भी ज़्यादातर होते हैं। द सेटिंग ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ द सेठेस एंड महाजनास। फॉर दैट दे रिसीव्ड सम लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड
सम राइट फ्रॉम द विलेजर्स। तो ये सब मार्केट के लिए उनको जो जगह मिलती है वो जगह कौन देता है उन्हें? तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और कुछ लोग जो विलेज के लोग हैं वो भी उन्हें राइट्स देते हैं, मतलब वो भी उन्हें वहाँ पे आने के लिए कहते हैं कि यस तुम लोग यहाँ पर आकर अपना बाजार रख सकते हो या बाजार चालू कर सकते हो। सो महाजना मेंटेन द अकाउंट ऑफ द पेट। तो पेट में जो जो सामान बेचा गया है, सेलिंग हुआ है, तो इसका पूरा अकाउंट देखने का काम कौन करता है? दैट इज वर्क ऑफ महाजन। ठीक है। सो आफ्टर दैट वी हैव परगाना। मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगाना। तो बहुत सारे विलेज जो होते हैं एक साथ आने के बाद क्या बन गया है? परगाना बना है। और जो बिग विलेज है उसे हम कस्बा कहते हैं। ठीक है। बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगानाज। तो एक परगाना, एक विलेज छोटा है तो एक विलेज बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द पुणे परगाना वॉज अ बिग परगाना। इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस। तो देखो अभी पुणे में 290 विलेज मिलकर एक परगाना है। ठीक है, क्योंकि मैनी परगानास कम टुगेदर नो, एक साथ में आने के बाद एक विलेज है, दो विलेज है, सब विलेजेस मिलके एक परगाना बन गया है। ठीक है। तो पुणे में कितने साथ में आए हैं विलेज? 290। There were 64 villages in the चक्कन परगाना। तो चक्कन परगाना में कितने हैं विलेज? 64 है। द शिरवाल परगाना was small. It had only 40 villages. तो अभी ये भी बहुत ही तीनों इम्पोर्टेंट है कि कौन से विलेजेस में कौन से परगाना में कितने विलेजेस है, ये आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है। द देशमुख एंड द देशपांडेज वर द वतनदार्स, वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द परगाना। तो देशमुख और देशपांडे जो है ये क्या है? वहाँ के वतनदार है जो परगाना को पूरा वहाँ का तो क्या करते हैं? वो मेन ऑफिसर्स है, उसको पूरा देखने वाले, संभालने वाले। द देशमुख्स वर द चीफ ऑफ पार्टीज इन परगाना। द देशमुख डिड at the परगाना लेवल what the पाटिल did at the village level। तो एक विलेज का काम कौन देखता है? पाटिल देखता है। लेकिन अगर 290 विलेजेस भी है तो सबका एक साथ में काम देखने वाले को क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड एज देशमुख। ठीक है। द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्णीज इन द परगाना। तो अभी कुलकर्णी का काम क्या है? वहाँ का रेवेन्यू देखना है ना। तो रेवेन्यूज जो कुलकर्णी देखते हैं, तो सारे विलेजेस के जितने कुलकर्णी हैं उनका काम देखने वाला कौन है? चीफ कौन है? मेन कौन है? देशपांडे। ठीक है। देन द देशपांडे डिड एट द परगाना लेवल द वर्क दैट कुलकर्णीज डिड एट द विलेज लेवल। These वतनदार्स ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये क्या है? पीपल और गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है और पीपल है, मतलब राजा है और पीपल है, वो दोनों के बीच में जो काम करने वाले हैं वो सब है वतनदार्स। इन केस ऑफ एनिमी इन्वेशन और ड्रॉप, these वतनदार्स रिप्रेजेंटेड द grievances of the village to the government. Sometimes these officers misuse their powers. They collect more money from the people than was due or did not remit the money so collected to the government in time. On such occasion the people suffered harassment. तो अब ये वतनदास जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? देखो किंग जो है हर बार जाके सबको नहीं देख सकता है, तो उसने किसे रखा है? वतनदार्स को रखा हुआ है। और वतनदार ने फिर किसे रखा हुआ है? कुलकर्णीस को रखा हुआ है। ठीक है। तो ये सब जब पाटिल को रखा हुआ है, कुलकर्णी को रखा हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं? कभी सपोज अचानक से किसी दुश्मनों ने अपने ऊपर अटैक किया, या बहुत बारिश आ गई, या कोई प्रॉब्लम हो गए बहुत सारे, तो इस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा हालत हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? उनको हेल्प करने के लिए देती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना की कंडीशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, जॉब नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं? गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करती है। लेकिन गवर्नमेंट ने किया हुआ हेल्प डायरेक्टली लोगों तक
किसके द्वारा पास ये आता है, मतलब डायरेक्ट लोगों को गवर्नमेंट लाकर नहीं देगी ना, तो वो किसके पास देती है, वतनदार के पास। तो वतनदार क्या करता है, थोड़ा सा पहले अपने पास उसमें से आधा रख लेता है और आधा वो लोगों को देता है। मतलब इसमें फ़ायदा किसका हुआ, वतनदार का हुआ, कुलकर्णी का हुआ, पाटिल का हुआ, और बेचारे लोगों को तो बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही है ना। तो इस तरह से ये सब क्या होता है, जो मिडल मैन होते हैं वो अपना खुद का फ़ायदा करके लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को आगे का पार्ट जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, अच्छा लगा है ना? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आप लोगों को आगे का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ ही मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेसन के नीचे तो बहुत थोड़े क्वेश्चन आंसर्स है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी दे देती हूँ, तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स अगर है तो उन्हें भी मेरे वीडियोस को शेयर करो। ओके, बाय देन।